तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से। ठीक है, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद हम फिर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। और सबसे पहले देखिए वर्णमाला को कि वर्ण क्या होता है। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों संयुक्त रूप से मिलकर क्या कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखे का। ठीक है, का तो का एक क्या है, वर्ण है। ठीक है, अब इसका भी खंडन किया जा सकता है। क्या हम का को भी बांट सकते हैं। का को हम किस में बांट सकते हैं, का प्लस आ। ठीक है, का धन आ मिलकर क्या बना है, ये का बना है। का एक क्या है, का एक व्यंजन है। स्वर क्या होते हैं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे आ है, ई हम लिखें तो ये क्या है, हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर हैं। व्यंजन में क्या होता है, इसमें स्वर की सहायता आवश्यक होती है। स्वरों की सहायता के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और इसके और कई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम आ को देखो, आ और क्या दिया है, ई, आ ई, और ये का लिखा है तो ये का क्या है, आधा है। आ को हम खंड के रूप में, आ को हम और नहीं तोड़ सकते। ई को हम नहीं तोड़ सकते, का को हम नहीं तोड़ सकते। अभी मैंने ऊपर बताया है कि अगर ये का लिखा है तो हम इसको का और आ में तोड़ सकते हैं। का प्लस आ में हम किसको तोड़ सकते हैं, का को तोड़ सकते हैं। किंतु ये का आधा ही लिखा है ना, तो इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखिए वर्णमाला क्या होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, इस लाइन को ध्यान देंगे, जो व्यवस्थित रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो मूलतः हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर को। ठीक है, उसके बाद हम अयोगवाह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सबको देखेंगे। अब इसको बांटा कैसे जाता है वो देखिए। स्वर को हम बांट सकते हैं। ठीक है, और अयोगवाह, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, फिर आ छोटा ई, बड़ा ई, उ, री, ए ओ। ठीक है, ये सभी क्या है, स्वर हैं। अयोगवाह पूछा जाएगा तो अयोगवाह कितने होते हैं, 2। ठीक है, आम और आहा ये दोनों अयोगवाह हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए का। ठीक है, का वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो का, खा, गा, घ, अंगा। ठीक है, का, खा, गा, घ, अंगा ये का वर्ग में आते हैं। और फिर आता है चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया ये किस में आते हैं, चा वर्ग में आते हैं। टा वर्ग में कौन कौन आते हैं, टा वर्ग में देखिए टा, ठ, ड, ढ, ना। ता वर्ग में देखिए त, थ, द, ध, ना। पा वर्ग में देखिए प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। फिर आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये इनकी संख्या भी 4 होती है, श, श, श और हा। ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, छ, त्र और ज्ञा और श्र ये कितने हैं, 4। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं अड़ा और अढ़ा। इसको हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब हम सबसे पहले इस वाली लाइन को देखेंगे। ठीक है, स्वर को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे। अब देखिए स्वर वर्ण परिभाषा देखिए, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और स्वरों की सहायता से हम क्या करते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वर स्वतंत्र हैं और व्यंजन उस पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। ठीक है, व्यंजन किस पर आधारित होते हैं, ये स्वर पर आधारित होते हैं। ये किसने कहा है, महर्षि पतंजलि ने कहा है। देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं होता। ठीक है, हमारे श्वास में कोई भी अवरोध नहीं होता, वो हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और देवी शंकर द्विवेदी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली जो वायु है मुख विवर से अबाध गति से क्या होती है, ये प्रवाहित होती है, वो हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, वे हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर कैसे बोले जाते हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर। ठीक है, और व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वर की सहायता लिए हम क्या कर सकते हैं, व्यंजन का उपयोग, हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। इस का में क्या छुपा है, आ। ठीक है, खा में, खा किससे बना है, खा और
आधा खा, ठीक है, आधा खा और आ से मिलकर बना है ये खा बना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, व्यंजन स्वरों पर आधारित होते हैं। और स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितने स्वर हैं, 13, ठीक है। हिंदी में लेखन के आधार पर, किसके आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है। कौन कौन से, आ ई उ री ए ओ अम और आहा। और अम और आहा ये दोनों क्या है, अयोगवाह है। केवल स्वर पूछा जाएगा तो 11, अगर लेखन की दृष्टि से पूछा जाएगा तो लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या होती है 13। अब देखिए स्वर ध्वनि की विशेषता क्या क्या है। स्वर अक्षरिक होते हैं, अर्थात स्वर के द्वारा अक्षरों का क्या होता है, निर्माण होता है। निकलने वाले वायु से किसी भी प्रकार का संघर्ष या अवरोध नहीं होता। अब आप बोलकर देखिए, ई उ ए ओ, इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं हो रहा है। स्वरों का उच्चारण क्या कर सकते हैं हम, देर तक, जैसे आ ई ऊ, ऐसे हम देर तक कर पा रहे हैं। लेकिन आप व्यंजन को बोलकर देखिए, क ख, तो ये क्या हो जाता है, जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। और स्वरों का उच्चारण हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं। और स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के, इसमें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। उच्चारण में मुख विवर में अनुगुंज पैदा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनुगुंज उत्पन्न होता है। आप देखिए स्वर, ऋश्व स्वर, हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग 4 भागों में। एक होता है ऋश्व स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर और होता है मौखिक स्वर, ठीक है। ऋश्व स्वर क्या होता है, इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है, आ ई उ और री। और ये संयुक्त स्वर होते हैं, कितने होते हैं ये, ए ओ और औ। ए का निर्माण कैसे होता है, इस ए का निर्माण होता है आ और ई के मिलने से, ठीक है। आ प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं, ठीक। और ए का निर्माण कैसे होता है, इस आ और प्लस ए, आ और ए मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बनते हैं, ठीक है। ओ का निर्माण कैसे होता है, आ, ठीक है, आ प्लस ओ, आ और ओ मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ। और औ का निर्माण कैसे होता है, तो आ प्लस ओ, आ और ओ मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ। आ और ओ मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ और कौन है, बड़ा ई है और कौन सा है, बड़ा ऊ है, ठीक है। आ का निर्माण, इस आ का निर्माण कैसे होता है, छोटा आ प्लस छोटा आ, 2 आ मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा आ मिलते हैं, बनते हैं ई प्लस ई मिल, ठीक। और ई प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ई बनते हैं, ठीक है। इसी तरह ओ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ओ। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ये पूछा जाएगा। मूल स्वर के प्रकार पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, 4, वो कौन कौन से होते हैं, आ ई उ और री, ये क्या है, मूल स्वर है। मौखिक स्वर है आ और ई, ठीक है, ये क्या है, मौखिक स्वर है। तो इस तरह से हम स्वरों का विभाजन कर लिए। अब देखते हैं हम संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था आ, ठीक है, और ई मिलकर क्या बन गए थे, ए बन गए थे, ठीक है। आ और ई मिलकर क्या बने थे, ए का निर्माण हुआ था। तो इसका निर्माण कैसे हुए, 2 अलग स्वरों के मिलने से, एक आ और एक ई, ठीक है। इससे मिलकर एक नया स्वर बना है, इसको हमने क्या कहा, ए, ठीक। तो इसी को कहा गया है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न हुआ, एक नया स्वर उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहते हैं। फिर देखिए अयोगवाह को, अम और आहा, ठीक है। एक होता है अम और एक होता है आहा, ये हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। क्योंकि ये ना तो पूर्ण स्वर है और ना ही ये पूर्णता व्यंजन होते हैं, ना ये तो पूर्ण स्वर है ना ये पूर्ण व्यंजन है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग होता है स्वर के बाद होता है और व्यंजन से पहले होता है। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि अम और आहा का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो हमेशा स्वर के बाद में होगा और व्यंजन से पहले होगा। अनुनासिक, ये स्वर जिनका उच्चारण हम किससे करते हैं, नाक और मुंह दोनों से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है। जैसे कि हम चांद, ठीक है, यहाँ पर देखिए चांद, तो ये हमारे क्या है, ये, ठीक है, ये हमारे क्या है, अनुनासिक क्या है। अनुस्वार छूट गया था, ठीक है। अनुस्वार क्या होते हैं, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं जिनकी ध्वनि किससे होती है, नाक से निकलती है। विसर्ग देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे आ, ये हमारा क्या होता है, विसर्ग होता है। यह भी क्या होता है, अनुस्वार की भांति स्वर के बाद में आता है और उच्चारण में हा की तरह होता है, ठीक है। किसकी तरह होता है, ये हा की तरह होता है। यह कंठ वर्ग के अधीन आता है, ठीक है। अतः, स्वतः, दुख, प्रातः, इसमें देखिए अतः ह का उच्चारण हो रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, ह का उच्चारण जैसे होता है, दुख, प्रातः, ह, ठीक है।
ह जैसे इसमें उच्चारण होते हैं, हा की तरह इसका प्रयोग होता है किसमें, विसर्ग में। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं, इनके जो उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक, जैसे कौन कौन से होते हैं अनुनासिक व्यंजन, अंगा, अंगा, ठीक, इया, अणा और ना, और कौन से हैं, मा। ये हमारे क्या है, ये है हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं। ठीक, अब देखिए स्वर का वर्गीकरण सबसे पहले हम कर सकते हैं किसके आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखिए ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक लघु स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर को हम क्या करते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण के समय कम लगता है। इनको जब हम उच्चारित करते हैं इसमें तो सबसे कम समय लगता है। एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहलाते हैं। ये कौन होते हैं, 4, आ, ई, उ और री। ये 4 मूल स्वर, इसको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर में हमने पढ़ा था कि पीछे, इसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है इसमें। ठीक है, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ये 2 मात्राओं का समय लगाता है। इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को लघु स्वर और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये होते हैं। ठीक है, अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में क्या होता है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है इसमें। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ओम। ठीक, हम किसका उच्चारण करते हैं, ओम। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीवा के प्रयोग के आधार पर, जीवा के प्रयोग के आधार पर एक होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और कौन से होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग क्या होता है, काम करता है, जैसे ई बोलकर देखिए सामने से निकलता हुआ दिखेगा, ई ए, ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आगे की तरफ गिर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, अग्रस्वर है। मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, बोलकर देखिए आ, ये मध्य से बोला गया। अब जो स्वर पीछे से बोले जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, पश्च स्वर। अब स्वयं उच्चारण कर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग काम करता है, आ बोल के देखिए गले के अंदर से आवाज आती है, आ, उ, ओ, औ। ठीक है, ये कहाँ से आवाज आई है, गले से। ठीक है, अब हम देखते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। एक होता है विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और एक होता है समृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, आ बोलकर देखिए आपके दोनों मुंह खुल गए, किसके समान, वृत्त के समान, आ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, विवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर में क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलेगा, आ बोलकर देखिए आ, ए, ओ। ठीक है, आ, ए, औ, ये हमारे क्या है, अर्धविवृत है। अर्ध संवृत में क्या होंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए, ओ, देखिए पूरा आधा बंद ही है, थोड़ा सा ही खुलता है। समृत में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद ही रहता है, ई बोलकर देखिए पूरा लगभग बंद ही है, ई, उ। होठों की स्थिति के आधार पर एक होता है अवृतमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या किस गोलाकार नहीं होता वो क्या होता है, अवृतमुखी होता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होता है वो होते हैं वृत्तमुखी। उ, ओ, औ, इसको बोल के देखिए कैसे हो गया, मुख पूरा वृत्तमुखी हो गया। आ, ई और ए, ये क्या है, अवृत्तमुखी है। फिर आता है अलीजीवा। अलीजीवा कौवे की स्थिति के आधार पर देखिए इसको कौवे भी बोला जाता है। एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। निर्नुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा क्या होती है, केवल मुंह से निकलती है, आ, ई। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, निर्नुनासिक। और अनुनासिक क्या होते हैं, ये चांद आंगन में देखिए और दांत, ये हमारे होते हैं अनुनासिक। और निर्नुनासिक आ, ई। होठों की स्थिति के आधार पर देखिए एक होता है अवर्तुल, एक होता है वर्तुल और एक होता है अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल होता है आ, वर्तुल होता है उ, ओ, और अवर्तुल होता है ई, ए और ए। अब ये व्यंजन हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।